Hello everyone, welcome to Diksha Rankers. So students, in this video we are going to discuss the question answer of chapter 1 from your Radiance book of class 7. Yes, हम class 7 के फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करने वाले हैं। हमने अपने लास्ट वीडियो में क्लास 7 के चैप्टर 1 को डिस्कस किया था। हमने चैप्टर को अच्छे से समझा था, उसके ग्लॉसरी और नोट्स पे भी हमने डिस्कशन किया था। आई होप आपने उस वीडियो को देखा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए, वो वीडियो आपको दीक्षा रैंकर्स के प्लेलिस्ट में मिलेगी, आप जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। हमने इसके पहले क्लास 6 और क्लास 8 के वीडियोस को भी कंटिन्यू किया है। अगर आप क्लास 6 और 8 के स्टूडेंट हैं तो आप जाके हमारे वीडियोस को देख सकते हैं। अगेन वो वीडियो आपको दीक्षा रैंकर्स के प्लेलिस्ट में मिलेगी। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द क्लास। और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, द फर्स्ट चैप्टर इज सिंपैथी। हम पढ़ चुके हैं इस चैप्टर को और आज हम उसके क्वेश्चन आंसर्स को कर लेते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज थिंक एंड टेल। थिंक एंड टेल, थिंक मीन्स होता है सोचो और टेल मीन्स होता है बताओ। इसका मतलब ये है कि आपको एक बार सोचना है। जिस चैप्टर को आपने पढ़ा है, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर सिंपैथी है वो एक पोएम है। आपने पोएम को पढ़ा है तो एक बार से आपको रिमाइंड करना है उस पोएम को कि उस पोएम में क्या था, और उसके बाद आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अ वर्ड, फ्रेज और सेंटेंस। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में, वाक्यांश में, फ्रेज का मतलब होता है वाक्यांश, और सेंटेंस इट मीन्स वाक्य में दे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज आई इन द पोएम। इट मीन्स कविता में मैं कौन है। जो कविता में मैं शब्द का यूज़ किया गया है, जो आपके पोएम में फर्स्ट वर्ड है आई, वो जो आई है वो कौन है? तो वो जो आई है वो हमारे पोएट हैं, जो हमारे कवि हैं, जिन्होंने इस कविता को लिखा है। उन्होंने खुद के विचारों का वर्णन किया है, खुद की भावनाओं का वर्णन किया है। तो योर आंसर इज द पोएट चार्ल्स मैके। जो इस पोएम के राइटर हैं वो हैं चार्ल्स मैके। इज आई इन द पोएम। तो जो कवि चार्ल्स मैके हैं, कविता में मैं है, इट मीन्स आई है। योर नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज इन सॉरो। दुख में कौन था? पोएम के अंदर कौन था जो कि दुख में था? योर आंसर इज द पोएट वॉज इन सॉरो। जो कवि थे वो दुख में थे। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द प्राउड मैन गिव टू द पोएट। अभिमानी व्यक्ति ने, जो प्राउड मैन था, जो घमंडी व्यक्ति था, उसने कवि को क्या दिया? तो जो प्राउड मैन था उसने कवि से एक भी सिंपैथी से भरा हुआ वर्ड नहीं दिया, बल्कि उसने कवि को सोना दिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द प्राउड मैन गिव गोल्ड टू द पोएट। क्वेश्चन नंबर 3, हु बाउंड द हेड ऑफ द पोएट इन आवर ऑफ सॉरो। दुख की घड़ी में किसने कवि के सिर को सहारा दिया? तो आपने पोएम में पढ़ा है, जब कवि दुख में था तो एक गरीब आदमी ने कवि को सहारा दिया था। तो आंसर हो जाएगा अ पुअर मैन बाउंड द हेड ऑफ द पोएट इन आवर ऑफ सॉरो। क्वेश्चन नंबर 4, विच इज ग्रेटर, गोल्ड और सिंपैथी। कौन बड़ा है, सोना या सहानुभूति? इन दोनों में आपको बताना है कि आपको क्या लगता है कि गोल्ड बड़ा है या सिंपैथी बड़ी है। योर आंसर इज सिंपैथी इज ग्रेटर देन गोल्ड। सो यहाँ पे हमारा ये वाला सेक्शन कंप्लीट होता है, विच इज B.1। मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज थिंक एंड राइट। थिंक मतलब सोचो और राइट मतलब लिखो। तो पहले आपको सोचना है और उसके बाद आपको आंसर करना है। राइट T फॉर ट्रू, F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। मतलब जो सही कथन है उसके आगे आपको T लिखना है, और जो फॉल्स है मतलब जो गलत कथन है उसके आगे आपको F लिखना है। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज द प्राउड मैन वॉच्ड द पोएट डे एंड नाइट। अहंकारी व्यक्ति कवि को दिन रात देखता रहता था। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो घमंडी व्यक्ति था उसका जो लुक था वो कवि के प्रति, जो पोएट के प्रति बिल्कुल कोल्ड था। उसने थोड़ी भी सिंपैथी नहीं दिखाई। तो ये जो स्टेटमेंट है वो हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट है द प्राउड मैन्स लुक वेयर कोल्ड। यस, दिस स्टेटमेंट इज टोटली ट्रू, क्योंकि घमंडी के शकल जो थी, घमंडी व्यक्ति की जो शकल थी वो बिल्कुल ठंडी थी, उसमें कोई इमोशन नहीं था। तो जो ये स्टेटमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रू।
नेक्स्ट है द पोएट डिड नॉट रिटर्न मनी टू द प्राउड मैन। कवि ने घमंडी आदमी को पैसे नहीं लौटाए। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब कवि ठीक हो गया, जब वो खड़ा हो गया, अपने दुख से बाहर निकल गया, तो उसने घमंडी व्यक्ति के द्वारा किए गए मदद को, मतलब जो उसने पैसे से मदद की थी, उसे पे बैक कर दिया। फोर्थ, द पुअर मैन वेंट अवे बाय इग्नोरिंग द पोएट। क्या पोएट ने पुअर मैन को इग्नोर किया था जिससे कि वो वहाँ से चला गया? नहीं, पोएट ने पुअर मैन को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया गया था। ऐसा हमारे पोएम में कहीं नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल फॉल्स है। द पोएट वॉज अनेबल टू पे बैक द डेट्स ऑफ अ पुअर मैन। कवि एक गरीब आदमी के कर्मों का बदला चुकाने में असमर्थ था। गरीब आदमी ने जो कवि के लिए किया था उसका बदला चुकाने में कवि जो पोएट था वो असमर्थ था। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि गरीब आदमी ने पोएट को सिंपैथी दिखाई थी और सिंपैथी को हम कभी पे बैक नहीं कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6, सिंपैथी कैन नॉट बी पेड बैक। तो सहानुभूति का बदला चुकाया नहीं जा सकता है। सहानुभूति को हम पे बैक नहीं कर सकते हैं, और ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हमारा ये वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन सेंटेंस। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दें। मतलब आपको दिए गए प्रश्नों के, दिए गए क्वेश्चंस के जो आंसर है वो एक सेंटेंस में देना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हु डिड नॉट टेल अ काइंड वर्ड। फर्स्ट क्वेश्चन है कि कौन था जिसने एक भी दयालुतापूर्ण शब्द नहीं कहा। तो आप सबको पता है कि जो प्राउड मैन था, जो अभिमानी व्यक्ति था, उसने कवि से एक भी दयालु शब्द नहीं कहा। तो your answer is the proud man did not tell a kind word to the poet. Question number 2, what did the poor man give to the poet to eat? तो गरीब आदमी ने कवि को खाने के लिए क्या दिया? पोएट था, वो जब दुख में था तो उस गरीब आदमी ने पोएट को खाने के लिए ब्रेड दिया था, रोटी दिया था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? The poor man gave bread to the poet to eat. Move to our next question which is what did the poor man do for the poet when he means the poet lay in want and grief? गरीब आदमी ने पोएट के लिए क्या किया जब वह जरूरत और दुख में था? तो आप सबको पता है कि जब पोएट दुख में था, जब ज़रूरत में था, तब जो प्राउड मैन था उसने पोएट के सर को पाउंड किया, मतलब उसके सर को सहारा दिया, उसे खाने के लिए रोटी दी और दिन रात उसे देखता रहा। सो योर आंसर इज द पुअर मैन बाउंड द पोएट्स हेड एंड गेव हिम ब्रेड टू ईट। ही ऑल्सो वॉच्ड हिम डे एंड नाइट। सो यहाँ पे हमारा ये वाला पोर्शन भी कंप्लीट होता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार रिमाइंड कर देना चाहती हूँ कि अगर आपने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो जाइए पहले इस चैप्टर को पढ़िए, क्योंकि जब तक आप इस चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगे। अगर आप एक बार इस चैप्टर को जाके पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं तो ये जितने भी आंसर हैं ये आपके लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो जाइए, इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन और डिस्कशन आपको दीक्षा रैंकर्स के प्लेलिस्ट में मिलेगा। आप जाके वहाँ पे वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। सो मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इज नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। तब 50 वर्ड्स के अंदर आपको इस क्वेश्चन के आंसर्स को करना है। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द प्राउड मैन हेल्प द पोएट व्हेन ही वाज इन डीप सॉरो? यू लाइक दिस वे ऑफ हेल्पिंग अ पर्सन इन नीड। जब कवि गहरे दुख में था तो उस घमंडी व्यक्ति ने उसकी मदद की। आपको किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति की मदद करने का यह तरीका पसंद आया क्या? जिस तरीके से उस प्राउड मैन ने पोएट का हेल्प किया था, क्या आपको ये जो तरीका था हेल्प करने का, जो ये तरीका था, क्या आपको पसंद आया? तो आपने चैप्टर में पढ़ा है कि जो प्राउड मैन था उसने पोएट को एक भी सिंपैथी वाला वर्ड नहीं बोला, ना ही उसे कंसोल करने की कोशिश की। तो आइए हम देखते हैं इसका आंसर। एंड योर आंसर इज द प्राउड मैन helped the poet by giving him gold when he was in deep sorrow. जब कवि गहरे दुख में था तो घमंडी व्यक्ति ने कवि को सोना देकर उसकी मदद की। But he did so without showing any kindness or grace. लेकिन उसने ऐसा
बिना कोई दया दिखाए किया। उसने जो कुछ भी किया उसमें बिल्कुल भी दया नहीं थी। He offered no consoling words or concern for the poet's well-being. उसने कवि की भलाई के लिए कोई सांत्वना भरे शब्द या चिंता व्यक्त नहीं की। No, I don't like this way of helping someone in need. नहीं, मुझे किसी ज़रूरतमंद की मदद करने का यह तरीका पसंद नहीं है। True help should include genuine care and sympathy, not just material aid. सच्ची मदद में वास्तविक देखभाल और सहानुभूति शामिल होनी चाहिए, ना कि केवल भौतिक सहायता। कहने का मतलब ये है कि जब कोई दुख में होता है, जब कोई तकलीफ में होता है, तो हम उसे केवल पैसों से या फिर भौतिक सहायता से मदद नहीं कर सकते हैं। उससे कहीं अधिक मूल्यवान होता है अगर हम उसके प्रति सहानुभूति व्यक्त करें, उसे जाकर कंसोल करें। सारे जो शब्द होते हैं ये पैसे से मदद करने से कहीं अधिक बड़े और मूल्यवान होते हैं। सो मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज सिंपैथी कैन बी कंपेयर्ड विथ गोल्ड, एक्सप्लेन। सहानुभूति की तुलना सोने से नहीं कर सकते हैं। व्याख्या करना है आपको बताना है कि क्यों हम सिंपैथी को गोल्ड से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है। तो आइए सबसे पहले हम इसका आंसर करते हैं। सिंपैथी एंड गोल्ड कैन नॉट बी कंपेयर्ड बिकॉज दे रिप्रेजेंट इंटायरली डिफरेंट वैल्यूज। मीन्स कि सहानुभूति और सोने की तुलना नहीं की जा सकती है क्योंकि वे पूरी तरह से अलग मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब दोनों के अलग अलग वैल्यूज हैं। गोल्ड इज अ टेंजिबल वेल्थ दैट कैन बी बॉट, सोल्ड और एक्सचेंज्ड, whereas sympathy is an emotional response rooted in understanding and sharing another पर्सन्स फीलिंग्स। सोना एक मूर्त संपत्ति है, मतलब एक टेंजिबल वेल्थ है जिसे खरीदा जा सकता है, बेचा या विनिमय किया जा सकता है। मतलब सोने को हम खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, जबकि सहानुभूति एक भावनात्मक प्रक्रिया है जो किसी अन्य व्यक्ति की भावनाओं को समझने और साझा करने में निहित है। जो सिंपैथी होती है वो इमोशनल रिस्पॉन्स है जो दूसरे के दुख को, तकलीफ को समझने और उसे बांटने में निहित होती है। आगे देखते हैं। सिंपैथी इज अ सेल्फलेस एक्ट ऑफ काइंडनेस एंड कंपैशन, ऑफरिंग कंफर्ट एंड हीलिंग दैट मनी कैन नॉट बाय। सहानुभूति, दयालुता और करुणा का एक निस्वार्थ कार्य है। जो सहानुभूति होता है उसमें दयालुता होती है और करुणा होती है, और ये जो दोनों भावनाएं होती हैं ये निस्वार्थ होती हैं, जो आराम और उपचार प्रदान करती है जिसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है। तो जो हमें सिंपैथी होती है वो कंफर्ट देती है, हमारे लिए हमको हील करने में मदद करती है, जो कि पैसा नहीं कर सकता है। While gold has value, sympathy is much more meaningful because it can provide comfort that gold alone never can. जबकि सोना का मूल्य है, सोना का वैल्यू होता है, सहानुभूति कहीं अधिक सार्थक है क्योंकि यह कंफर्ट देती है, आराम प्रदान कर सकती है, जो अकेला सोना कभी नहीं कर सकता है। जो कंफर्ट, जो हीलिंग पावर सिंपैथी में है वो हीलिंग पावर और कंफर्ट गोल्ड में नहीं है। क्या था इसमें कि तो बेसिकली हम सहानुभूति को सोने से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज, हैव यू एवर सोन सिंपैथी टू एनीवन? इफ यस, गिव डिटेल्स। क्या आपने कभी किसी के प्रति सहानुभूति दिखाई है? अगर दिखाई है तो उसका विवरण दें। क्या आपके लाइफ में ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है जब आपने किसी के प्रति सिंपैथी को शो किया हो, मतलब उसे सिंपैथी दिखाई हो? तो इस इंसिडेंट को आपको इसमें मेंशन करना है। यहाँ पे एक इंसिडेंट को मैंने मेंशन किया है, लेकिन आपके लाइफ का जो इंसिडेंट होगा वो अलग हो सकता है। आप किसी अलग तरीके से सिंपैथी को शो किए होंगे, तो आप उसको अपने हिसाब से और अपने ढंग से लिखेंगे। आइए आंसर देखते हैं। Once I saw a classmate who had forgotten their lunch and was sitting alone looking sad. एक बार मैंने एक क्लासमेट को देखा, अपने एक सहपाठी को देखा जो अपने दोपहर का भोजन भूल गया था और उदास होकर बैठा था।
I felt bad for him, so I offered to share my lunch. मुझे उसके लिए बुरा लगा, इसलिए मैंने जो अपने दोपहर का भोजन था उसके साथ साझा करने के लिए उसे ऑफर किया. He was really grateful and we ended up talking and becoming friends. वे वास्तव में आभारी था, वो जो मैंने उसके लिए किया उसके लिए वो बहुत आभारी था और हम बातचीत करने लगे और दोस्त बन गए. Felt good to help someone when they were in need and to show kindness through a simple act of sharing. जब कोई ज़रूरतमंद हो तो उसकी मदद करना और शेयर करने के इट मीन्स साझा करने के एक छोटे से कार्य के माध्यम से दयालुता दिखाना अच्छा लगता है. मतलब एक छोटे से एक्ट से भी आपको बहुत अच्छा महसूस होता है जब आप किसी के प्रति सिंपैथी दिखाते हैं. सो ये था एक इंसिडेंट. आप अपने लाइफ के इंसिडेंट को यहाँ पे शेयर करेंगे. सो मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन which is word study. Match the words in column A with their meanings given in column B. मतलब यहाँ पे 2 कॉलम दिए गए थे जिसमें आपको फर्स्ट में आपको कुछ वर्ड्स मिलते हैं और राइट साइड में आपको उसके आंसर हैं जिनको मैच करना है. मैंने सीधे सीधे उसके सामने इन वर्ड्स को लिख दिया है तो आपको समझने में आसानी होगी. तो फर्स्ट वर्ड इज डिस्ट्रेस्ड और डिस्ट्रेस आपने कई बार अपने पोएम में और ग्लॉसरी और नोट्स में भी पढ़ा था. इसका मतलब होता है दुख, अत्यंत दुख. तो इसको हम क्या बोलते हैं? सेवर पेन, मतलब गंभीर दर्द. नेक्स्ट है चैरिटी और चैरिटी का मतलब होता है दान. के लिए हम लिख सकते हैं काइंडनेस. नेक्स्ट है ब्लेस्ड और ब्लेस्ड मतलब होता है धन्य होना, मतलब को धन्यवाद करना. उसकी चीज़ों से आप जब कृपा महसूस करते हैं तो उसे हम कहते हैं ब्लेस्ड. का जो आंसर होगा वो होगा थैंक्ड. नेक्स्ट है वॉच और वॉच मतलब होता है देखो. और टू कीप गार्ड, जो वॉच करता है वो क्या करता है? वो रखवाली करता है, मतलब तो रखवाली करना. नेक्स्ट है पे बैक. पे बैक मतलब होता है लौटाना और उसको हम कह सकते हैं रिटर्न. 6 है हेवनली सिंपैथी, मतलब स्वर्गीय सहानुभूति. जो सिंपैथी है वो हेवनली सिंपैथी. आपका ये जो वर्ड है आपके पोएम में आपको मिलता है. इन अदर वर्ड सुप्रीम अफेक्शन फॉर अदर, दूसरों के प्रति सर्वोच्च स्नेह. सो यहाँ पे हमारा पोर्शन कंप्लीट होता है. मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज लुक एट द राइमिंग वर्ड्स गिवन बिलो. सो नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और आपको उनके राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं. तो राइमिंग वर्ड क्या होता है? राइमिंग वर्ड्स आर 2 or more words that have the same or similar ending sound. और राइमिंग वर्ड को हम हिंदी में कहते हैं तुकबंदी. तो ये जो तुकबंदी वाले शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? तुकबंदी वाले शब्द 2 या 2 से ज़्यादा शब्द होते हैं जिनका जो अंतिम ध्वनि है वो एक जैसा या मिलता जुलता होता है. जब किसी वर्ड का जो एंड होता है और जो एंडिंग साउंड होता है वो जब सिमिलर होता है तो उसे हम राइमिंग वर्ड कहते हैं. तो आइए हम देखते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स को. जैसे हम लिख सकते हैं हैट, तो हैट को राइम करता है कैट, कैट को राइम करता है मैट, मैट को राइम करता है सैट, सैट को राइम करता है दैट. तो ये जिसका जो लास्ट वर्ड है हैट कैट मैट सैट दैट, तो ये एक राइम बन जाता है. इसे ही हम बोलते हैं राइमिंग वर्ड. सो आइए हम देखते हैं अब आपके बुक में क्या दिया गया है. तो योर फर्स्ट वर्ड इज वे और वे को राइम करता है से पे डे, वे से पे डे. नेक्स्ट है ग्रे, क्ले और रे. जो ग्रे है उसको राइम करता है क्ले और रे. अगर आप ध्यान से सुनते हैं तो इन सब का जो एंडिंग साउंड है वो सिमिलर है. नेक्स्ट है पेन, लेन, रेन, स्टेन. 4th है एयर, चेयर, फेयर, हेयर. 5 लुक, नुक, हुक, बुक. 6 है स्लो और स्लो को राइम करता है फ्लो, लो, क्रो. 7 है बेड, लेड, शेड, डेड. 8 है मैन, बैन, दैन, वैन. 9 है सन, रन, फन, गन. तो आपने देखा कि जितने भी वर्ड हम साथ में पढ़ रहे थे वो एक दूसरे को राइम करते हैं, उससे एक राइमिंग वर्ड बनता है. तो आप अपने नोटबुक में जब इसको लिखेंगे तो आप कुछ वर्ड्स को खुद से भी इसमें ऐड करेंगे. मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ कॉम्पोजिशन. कॉम्पोजिशन का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है रचना, मतलब कुछ क्रिएट करना है आपको खुद से. तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन. फर्स्ट, राइट 5 सेंटेंसेस ऑन सिंपैथी, मतलब आपको सहानुभूति के ऊपर, सिंपैथी के ऊपर 5 वाक्य लिखने हैं. आपने पूरे चैप्टर को पढ़ा, हर जगह सिर्फ आपको सिंपैथी के बारे में पढ़ने मिला.
आई होप कि आपके पास अभी सिंपैथी से जुड़े हुए बहुत सारे वर्ड्स होंगे, बहुत सारे सेंटेंस होंगे। उन वर्ड्स को हेल्प करके आप नए नए सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं। सिंपैथी का जो मीनिंग है, जो अर्थ है, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो तो आपको उसी सिंपैथी से जुड़े हुए 5 वाक्यों को लिखना है। हमने यहाँ पर सिंपैथी के लिए आपके आंसर को किया है, लेकिन अगर आपके पास कुछ एडिशनल सेंटेंसेस हो, कुछ आपकी अलग फीलिंग्स हो सिंपैथी को लेकर, तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को अगर आप लिखते हैं तो उससे कुछ नया क्रिएट होता है और एक नया पॉइंट ऑफ व्यू आपको देखने मिलेगा जब आप अपने विचारों को लिखेंगे। लेकिन हमने आपके लिए यहाँ पर एक आंसर किया है जो कि हम डिस्कस करेंगे। एंड योर आंसर इज सिंपैथी मीन्स फीलिंग सॉरी फॉर समवन व्हेन दे आर सैड और गोइंग थ्रू अ टफ टाइम। तो सहानुभूति का अर्थ क्या होता है? सहानुभूति का अर्थ है जब कोई व्यक्ति दुखी हो या कठिन समय से गुजर रहा हो तो उसके लिए जब आपको दुख महसूस होता है तो उसे ही हम सिंपैथी कहते हैं। इट इज़ अबाउट अंडरस्टैंडिंग देयर फीलिंग्स एंड वांटिंग टू हेल्प देम फील बेटर। मतलब उनकी भावनाओं को समझने और उन्हें बेहतर महसूस कराने में मदद करने के बारे में है। When we show sympathy, we let other know they are not alone। जब हम किसी के प्रति सिंपैथी दिखाते हैं, जब हम सहानुभूति दिखाते हैं तो हम दूसरों को बताते हैं कि वे अकेले नहीं हैं। जब हम किसी को सिंपैथी दिखाते हैं तो हम उसे ये महसूस कराते हैं कि वो अकेला नहीं है, हम उसके साथ हैं। Simple acts like saying kind words or giving a hug can make a big difference। दयालु शब्द कहने या गले मिलने जैसे सरल कार्य से बड़ा अंतर ला सकती है। जो ये छोटा सा कार्य है ये बड़ा अंतर ला सकते हैं। इन द क्लासरूम, showing sympathy helps create a caring and supportive environment for everyone। कक्षा में सहानुभूति दिखाने से सभी के लिए मतलब देखभाल और सहायक वातावरण बनाने में मदद मिलती है। मतलब सबको केयर करने में और एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करने में मदद मिलती है। तो हमने क्या लिखा? हमने लिखा है कि सहानुभूति का अर्थ है कि जब कोई व्यक्ति दुख में हो, कठिन समय से गुजर रहा हो तो उसके लिए जब आपको दुख महसूस होता है तो इसी भावना को हम सहानुभूति कहते हैं। या हम उनकी भावनाओं को समझते हैं और उन्हें बेहतर महसूस कराने के लिए हम जो कुछ भी करते हैं उसे हम सहानुभूति कहते हैं। जब हम सहानुभूति दिखाते हैं तो हम दूसरों को बताते हैं कि वे अकेले नहीं हैं। दयालुता शब्द कहने या गले मिलने जैसे सरल कार्य से बहुत बड़ा अंतर पड़ता है। जब हम सहानुभूति दिखाने के लिए किसी को गले लगाते हैं और उसके साथ बैठकर कुछ दयालुतापूर्ण बातें करते हैं तो उससे बहुत बड़ा अंतर पड़ता है। कक्षा जो हमारी होती है, जो हमारा क्लासरूम होता है, वहाँ सहानुभूति दिखाने से वहाँ पे सभी के लिए केयरिंग मतलब देखभाल और सपोर्टिव वातावरण मतलब जो सहायक वातावरण है उसको बनाने में मदद मिलती है। ये थे हमारे कुछ लाइन्स सिंपैथी के बारे में। अगर आपके कुछ अलग लाइन्स हैं, कुछ आप अलग लिखना चाहते हैं तो आप अपने आंसर्स को अपने खुद से लिख सकते हैं। इसका हेल्प लीजिए और खुद से कुछ नया क्रिएट करिए, क्योंकि जब आप देखकर चीज़ों को एज इट इज़ लिख लेते हैं तो उससे आपके लिखने की जो शैली है, जो आपका लिखने का स्किल है वो डेवलप नहीं होता है। तो आप इन सेंटेंस का हेल्प लीजिए और खुद से कुछ नया क्रिएट कीजिए। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर जो था उसके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं और जितने भी क्वेश्चन आज हमने आपको बताए वो सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए हों। लेकिन फिर भी इस चैप्टर के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरीज हो तो आप जाके कमेंट बॉक्स में अपने डाउट और क्वेरीज को लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे डाउट और सारे क्वेरीज को हम दूर करें। आई होप कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा हो। आज का क्लास आपको कैसा लगा? डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ हमारे वीडियोस को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हमारे चैनल दीक्षा रैंकर्स पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे प्लेलिस्ट में आपको क्लास 6, 7 और 8 के वीडियोज़ मिलेंगे। अगर आप क्लास 6, 7 और 8 के स्टूडेंट हैं तो आप जाइए उन वीडियोस को देखिए। आज का क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।